तो अगर मॉलिक्यूल बन रहा है मेटाबॉलिज्म में, सबसे पहले मॉलिक्यूल, हमारे मेटाबॉलिज्म होता है सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस, ये भी लिख देते हैं, सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस। स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे मेटाबॉलिज्म के बारे में। मेटाबॉलिज्म इज सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। हमारे बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उन सबका सम होता है। तो सारे केमिकल का सम, सारे केमिकल रिएक्शंस का सम। अच्छा, अगर केमिकल रिएक्शन में बात करें तो बहुत सारा चीज हमारे बॉडी में बनता है केमिकली, और बहुत सारा चीज डिस्ट्रक्ट होता है। बहुत सारा चीज बनता है, बहुत सारा चीज डिस्ट्रक्ट होता है। तो भैया मॉलिक्यूल, अच्छे से आवाज नहीं आ रहा, थोड़ा जोर से बोलिए ना। करे हमारे बॉडी में बहुत सारा चीज बनता भी है और बहुत सारा चीज ब्रेक भी होता है, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ केमिकल्स या केमिकल रिएक्शन जिससे कि हमारे बॉडी में कुछ बनता हो, उसको हम लोग बोलते हैं एनाबॉलिज्म। और वैसा केमिकल रिएक्शन जिससे हमारे बॉडी में कुछ टूट रहा हो, उसको हम लोग बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे बॉडी में एटीपी बनता है। एटीपी बनता है हमारे बॉडी में किस प्रोसेस से? रिस्पाइरेशन, ठीक है ना। रिस्पाइरेशन से हम लोग एटीपी बनाते हैं। तो एटीपी का बनना इज एनाबॉलिज्म। और किसी और प्रोसेस से हम लोग एटीपी को यूज भी करते हैं। जब एटीपी को यूज कर रहे हैं देन इट इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। एटीपी के बारे में एक बार शायद बताए भी थे, हाँ ना, जल्दी बोलो। हाँ बताए थे, एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट में। बिल्कुल, एटीपी का पूरा नाम बताओ जरा। एडिनोसाइड। क्या हुआ, रुक गई बताते बताते, बोलो। बोलो जल्दी बोलो। चलो हम ही बता रहे हैं। एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, हाँ भाई। ठीक है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राई मतलब इसमें कितना फॉस्फेट ग्रुप होगा? 3, ठीक है। 3 फॉस्फेट ग्रुप है, इसलिए इसको ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं, हाँ। ठीक है। तो खास बात यहाँ ये याद रखना कि अगर जैसे मान लो कोई मॉलिक्यूल है, एक ऐसा यूं ही बस मॉलिक्यूल बना रहे हैं, इसमें 3 फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, यूं ही बस दिखा दे रहे हैं आर्बिट्रेरली कहीं भी। एक फॉस्फेट यहाँ है, एक फॉस्फेट यहाँ है, और एक और फॉस्फेट यहाँ दिखा दे रहे हैं। ये सब कुछ आर्बिट्रेरली दिखा रहे हैं, अभी इसका एक्चुअल मतलब नहीं है, कुछ भी सही नहीं है, ठीक है। अभी देखो 3 फॉस्फेट है, इसलिए इसका नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। और आपको शायद ये पता होगा कि एटीपी को यूज करने के बाद वो किसमें कन्वर्ट कर जाता है? किसमें कन्वर्ट करता है, जल्दी बोलो। एनर्जी। एटीपी किसमें कन्वर्ट करता है? एनर्जी तो मिलता है हमें। एडीपी में शायद। एडीपी। वो तो हम लिख ही दिए हैं, अभी भी शायद ही है। अच्छा वो हम नहीं देखे थे ना। एडीपी में, एडीपी इज एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, डी स्टैंड्स फॉर डाई। और डाई मतलब देखो ना, यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा, अगर अगर इस बॉन्ड को हम तोड़ देते हैं, ये बॉन्ड अगर हटा दो तो बचेगा क्या? सिर्फ 2 फॉस्फेट, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो ये जो 2 फॉस्फेट बचा, इसीलिए इसका नाम अब क्या हो जाएगा? एडीपी, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। हाँ ठीक, चलो ठीक है। फिर तो ये रहा हमारा मेटाबॉलिज्म, सम टोटल ऑफ और केमिकल रिएक्शंस को बोलते हैं। सारे मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी में 2 तरह से यूज में आते हैं, या तो वो बन रहे होते हैं या वो टूट रहे होते हैं, और ये कांस्टेंट प्रोसेस है। मेटाबॉलिज्म इज अ कांस्टेंट प्रोसेस, ये हमारे बॉडी में हमेशा ही होता रहेगा, ये कभी नहीं रुकता, ठीक है। अगर चीज बन रहा हो तो एनाबॉलिज्म
वही चीज अगर टूट रहा हो, डिस्ट्रक्ट हो रहा हो, तो उसको क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिज्म। ठीक है यहां तक? हाँ। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, हमारे बॉडी में ये जो कैटाबॉलिज्म, सॉरी ये जो मेटाबॉलिज्म है, ये सिर्फ हमारे ही बॉडी में नहीं, सब जगह होता है। ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? यूनिवर्सल, मतलब जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या फिर वो मल्टी सेलुलर हो, वो जैसे भी होंगे उनमें ये मेटाबॉलिज्म होगा। तो मेटाबॉलिज्म को आप लिविंग का यूनिक फीचर बोल सकते हो। कैसा फीचर? यूनिक फीचर। जैसे मान लो ना, डाइजेशन तो सब में होता है ना भाई, डाइजेशन सब में हो रहा है, मतलब जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो ब्रेक हो रहा है। कैसे फूड में? सिंपलर सब्सटेंस में। और ये एक कांस्टेंट प्रोसेस है, ये हमेशा ही हो रहा है। और अगर ये हमेशा हो रहा है, मतलब कि डाइजेशन इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस, हर जगह होता है। यहाँ पे एक बात, खास बात ये याद रखना है, जिसको आप बोल सकते हो इसके एज अ एक्सेप्शन। ध्यान रखना, एक्सेप्शन होते हुए भी इसको हम यूनिक बोले हैं। लाइफ का ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है। अगर ये है मतलब लाइफ है, और अगर लाइफ है तो मेटाबॉलिज्म है। जैसे कल हम लोग देख रहे थे अलग अलग केस, ये भी एक यूनिक फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लाइफ है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लाइफ ये है। ठीक है, अभी इसका एक्सेप्शन क्या है ये भी देख लेते हैं। सब लोग अपना ऑडियो ऑन करो, यहाँ पे हमको तुम लोगों से बात भी करना है। ऑडियो ऑन कर लो सब लोग। हाँ, अब जरा बताओ कि हमारे बॉडी में डाइजेशन जो हो रहा है, ये एक लिविंग प्रोसेस है, और हम लोग बात कर रहे हैं कि अच्छा ये सब जो कुछ भी होगा, ये जब भी होगा तो लिविंग में होगा। तो एक काम करते हैं हम लोग, एक बार कार्बोहाइड्रेट रख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट यानी फैट, सॉरी फैट बोल रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स शुगर। स्टार्च। और इसको हम लोग क्या किए कि एक टेस्ट ट्यूब में डालें। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। ये देखो, एक टेस्ट ट्यूब ले लिया हमने, इसमें हमने कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स डाल दिया। और कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करने के लिए कोई एंजाइम का नाम बताओ। 1 मिनट भैया, हम फिर से कनेक्ट कर रहे, रुक जाइए, सिग्नल प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा कोई नहीं, ठीक है। बाकी लोग जल्दी से बता दो, कोई एक ऐसा केमिकल या कोई एक ऐसा एंजाइम, हार्मोन जिसको कि हम लोग यूज करते हो। हमारे बॉडी में सबसे पहले माउथ में किस चीज का डाइजेशन होता है? अब्बास? स्टार्च का। स्टार्च का। तो वहां पे कौन सा एंजाइम काम आता है? सलेव। सलाइवा एंजाइम है? लैंड। देखो, सलाइवा में ना आप लोग एमाइलेज। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला, एमाइलेज। सलाइवा में बहुत सारा केमिकल होता है, जिसमें से एमाइलेज एक केमिकल है which is used for digestion of कार्बोहाइड्रेट या शुगर। ठीक है, इसलिए पहला डाइजेशन शुगर का होता है माउथ में ही। तो जरा हमको बताना कि अगर हम एक टेस्ट ट्यूब में कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल ले लें, और कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल लेने के बाद हम उसको चाह रहे हैं कि नहीं डाइजेस्ट करा लें, तो क्या वो डाइजेस्ट होगा? यहाँ पे अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट ले लिए, उसमें सलाइवा डाल दिए, तो क्या ये कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होगा? हो जाएगा। हो जाएगा। मतलब मेटाबॉलिज्म हो रहा है। अगर डाइजेस्ट होगा हाँ। मतलब मेटाबॉलिज्म हो रहा है। और अगर यहाँ मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो क्या ये टेस्ट ट्यूब along with carbohydrate and amylase enzyme is living thing? नहीं। नॉट। नहीं है, लिविंग नहीं है। तब तो फिर आप
ऐसा करना चाह रहे हो। यूनिक फीचर कहने का मतलब ये, अगर हम इसको कैरेक्टरिस्टिक फीचर कह रहे हैं तो इसका मतलब ही साफ साफ होता है जहाँ कहीं भी मेटाबॉलिज्म होगा वो लिविंग होगा, और जहां कहीं भी लिविंग होगा वहां मेटाबॉलिज्म होगा। लेकिन अभी हम लोग जो एग्जांपल देखे, फिर से बोलिए तो सर। अगर हम लोग ऐसा कहते हैं कि मेटाबॉलिज्म यूनिक फीचर है लाइफ का, तो इसके कहने का एक मतलब तो साफ साफ ये होता है कि जहां कहीं भी लाइफ होगा वहां मेटाबॉलिज्म होगा, या जहां भी मेटाबॉलिज्म होगा वहां लाइफ होगा। यूनिक फीचर का मतलब है ना, जैसे हम लोग मान लो कहते हैं कि हाँ। नहीं, इंटरनल ग्रोथ इज हाँ। अ फीचर ऑफ लिविंग, तो जो भी लिविंग होगा उसमें यूनिक इंटरनल ग्रोथ होगा। हाँ वही यूनिक फीचर। हाँ यूनिक। तो जहां भी लिविंग होगा वहां इंटरनल ग्रोथ होगा, या जहां कहीं भी इंटरनल ग्रोथ हुआ मतलब कि वो चीज लिविंग है। दोनों तरफ से बात सही है, ठीक है यहाँ तक? हाँ तब तो ये बात यहाँ भी सही है। लगना चाहिए, तब तो वो चीज हाँ तो अप्लाई होना चाहिए कि अगर मेटाबॉलिज्म यूनिक फीचर है, जैसा कि हम लोग बोल रहे हैं कि हाँ है, ऐसा हम बता रहे हैं कि हाँ होता है, तब तो ये टेस्ट ट्यूब पूरा का पूरा लिविंग थिंग होना चाहिए, क्योंकि इसमें मेटाबॉलिज्म हो रहा है। ये एक्सेप्शन है सर तब। नहीं ऐसा सेक्शन नहीं, में आएगा। एक्सेप्शन हो गया फिर तो वो रहा ही नहीं ना, इसलिए हम बोले कह सकते हो एक्सेप्शन है नहीं एक्चुअली। देखो मेटाबॉलिज्म मतलब वो है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऑर्गन्स के अंदर जो भी नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। देखो बता रहे, ये जो है ना, जो रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे इस टेस्ट ट्यूब में, वो रिएक्शन लिविंग है। तो टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन हो रहा है वो कैसा है? लिविंग। लेकिन इसको हम पूरा को लिविंग थिंग नहीं बोलेंगे, ठीक है? ये जो रिएक्शन हो रहा है वो लिविंग है, लेकिन हम इस पूरे को लिविंग थिंग नहीं बोलेंगे, बट नॉट लिविंग थिंग। ये पूरा जो आपको सेटअप दिख रहा है टेस्ट ट्यूब का और साथ में जो कुछ भी है, इस पूरे को हम लोग लिविंग स्ट्रक्चर नहीं बोल सकते, लिविंग थिंग नहीं बोल सकते। हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि ये जो आपको पूरा दिख रहा है, इसके अंदर जो रिएक्शन है, जो यहाँ पे रिएक्शन होगा केमिकल डालने के बाद, केमिकल डाले तो जो यहाँ रिएक्शन होगा वो रिएक्शन जरूर ही लिविंग है, वो रिएक्शन लिविंग है। लेकिन ये पूरा सेटअप, ये जो पूरा सेटअप है वो कैसा है? नॉन लिविंग। नॉन लिविंग। ये सेटअप नॉन लिविंग है। रिएक्शन इज लिविंग बट सेटअप इज नॉन लिविंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए अब बुक तो सबके पास होगा, है ना? बुक पेज नंबर 5 खोल लो, पेज नंबर 5 खोल लो। थोड़ा बना लेते हैं सर। बनाना क्या है? बुक में अंडरलाइन कर लो। बुक में अंडरलाइन कर लो। ठीक है यहाँ तक? हाँ भैया। चलो बुक में पेज नंबर 5 में देखो, एक पॉइंट मिलेगा दूसरा लाइन में, द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस occurring इन आवर बॉडी मेटाबॉलिज्म। मिला? तो पहला लाइन ये होगा, अंडरलाइन कीजिए। भैया फिर से बोलिए। पेज नंबर 5 में सेकेंड लाइन मिला? हाँ। The sum total of all the chemical reactions occurring in our body is metabolism. मिला? ये पहला लाइन होगा, इसको मार्क कर लो। उसके बाद अगला लाइन, नो नॉन लिविंग थिंग एग्जिबिट्स मेटाबॉलिज्म। नॉन लिविंग थिंग में मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, खास बात याद रखना। नॉन लिविंग थिंग में मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। हाँ, उसके बाद फिर उसके बाद वाला लाइन, मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। सेल फ्री सिस्टम में इसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, जैसा कि हम लोग इस टेस्ट ट्यूब में किए थे। ये जो टेस्ट ट्यूब में हम लोग जो बनाए थे, यहाँ पे दिखाए थे कि अगर ये कार्बोहाइड्रेट है और इसमें अगर हम लोग एमाइलेज डाल रहे हैं तो इसमें रिएक्शन होगा, और रिएक्शन जो होगा
वो ये सेल तो नहीं है ना, सेल है क्या ये? नहीं। नहीं, तो ये जो भी सिस्टम दिख रहा है वो सेल फ्री सिस्टम है, सेल्फ फ्री सिस्टम। और इसके अंदर जो रिएक्शन हो रहा है वो मेटाबॉलिक रिएक्शन ही है। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन अकर इन सेल फ्री सिस्टम, ऐसा हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। और इसीलिए हम लोग बोले कि चूंकि ये रिएक्शन मेटाबॉलिक है, दिस रिएक्शन इज लिविंग। लिविंग रिएक्शन। अभी उसके बाद वाला लाइन को छोड़ देना, उसके जस्ट बाद वाला लाइन, एक लाइन बीच करके, while metabolism is defining feature of all living organisms without exception। मिला? हाँ हाँ मिल गया। Without exception, isolated metabolic reactions in vitro मतलब in vitro means क्या? In vitro मतलब reaction occurring in test tube। टेस्ट ट्यूब में जो भी रिएक्शन होता है ना उसको इन विट्रो बोलते हैं। जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आप पढ़े हो, पढ़े थे ना 10th में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल वही वाला है इन विट्रो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इन विट्रो आर नॉट, सॉरी उसी में कंटिन्यू करो, इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शन। हो गया यहाँ तक? ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। देखो, ऑल लिविंग बीइंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ऑल लिविंग बीइंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। जो भी चीज है अगर लिविंग है तो किससे बना होगा? सेल से बना होगा। और इट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स। हम यूनिसेलुलर तो है नहीं, हम कैसे हैं? मल्टी सेलुलर। तो हमारे में सेल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स मीन्स हमारे बॉडी में सेल मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू। बहुत सारे टिश्यू मिलने के बाद ऑर्गन। बहुत सारे ऑर्गन मिलने के बाद ऑर्गन सिस्टम। वेरी गुड, पहले ऑर्गन सिस्टम, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनिज्म। ऐसा। तो सबसे पहले सेल होगा, बहुत सारा सेल मिलेगा तो क्या बनेगा? टिश्यू। सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एंड लास्टली ऑर्गेनिज्म। अभी यहाँ पे एक बात याद रखना, वो चीज कुछ जो कुछ भी सेल में है, जो कुछ भी सेल में है वो सारा फीचर टिश्यू में होगा नहीं होगा? होगा। लेकिन जो भी फीचर टिश्यू में है क्या वो फीचर सेल में भी होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। मतलब हर, देखो ये पहला लेवल था, ये दूसरा लेवल, ये तीसरा लेवल, ये चौथा लेवल, ये पांचवा लेवल, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। बहुत सारे सेल मिलकर बनाए टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू मिलकर बनाए ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर बनाए ऑर्गन सिस्टम, एंड लास्टली बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाए? ऑर्गेनिज्म। देखो, सेल जो काम कर सकता है वो काम टिश्यू भी कर सकता है। अगर मान लो, जैसे अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं आरबीसी का, आरबीसी का पूरा नाम जल्दी से बताओ तो एक बार। रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। वेरी गुड, बताए थे, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। ये रेड ब्लड कॉर्पसेल्स होते हैं, ठीक है। एरिथ्रोसाइट्स। क्या? एरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट बोलते हैं जी, इरिथ्रोसाइट, वही इरिथ्रोसाइट। ठीक, तो आरबीसी इज रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, ठीक है। तो रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, इसका काम क्या है? होमोग्लोबिन को कंटेन करना, ऑक्सीजन कैरी करना। ऑक्सीजन कैरी। ग्लोबिन कंटेन करना ऐसे कोई काम थोड़ा ना है, ये तो बस होता है इसमें।
हीमोग्लोबिन कंटेन करने के वजह से ही ऑक्सीजन कैरी करता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? अच्छा पहले पूरा नाम बता दो। वो वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, और इसी को ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं शायद। दिस इज व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है। कॉर्पसल सिर्फ आरबीसी होता है, बाकी जो कुछ भी हो सेल है। इसको कॉर्पसल इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका जो शेप होता है एट मैच्योरिटी उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। नहीं होता, बिल्कुल ठीक है। मैच्योरिटी के वक्त आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, नहीं होता। इसलिए उसको कॉर्पसल बोलते हैं और डब्ल्यूबीसी को सेल बोलते हैं। इसका काम क्या है डब्ल्यूबीसी का? प्रोटेक्ट करना। फाइट करना। बिल्कुल, ये डिफेंस मैकेनिज्म में काम करता है। देखो, आरबीसी का काम हुआ ऑक्सीजन कैरी करना, डब्ल्यूबीसी का काम हुआ डिफेंस करना। अच्छा, आरबीसी एक सेल है ना? बिल्कुल एक सेल है, जो कि मैच्योरिटी के वक्त जब न्यूक्लियस को लूज कर देता है तो उसको कॉर्पसल बोलते हैं, है तो वो एक सेल। उसी तरह डब्ल्यूबीसी भी एक सेल है जिसका काम है डिफेंस में, एंटीबॉडीज बनाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट करता है जो हमारे बॉडी के लिए अनहेल्दी है। लेकिन एज अ ब्लड एक साथ इसका रोल देखे तो आरबीसी का अगर हम बात करें, अगर हम सिर्फ आरबीसी का बात करें तो उसका काम है ऑक्सीजन कैरी करना। लेकिन अगर हम ब्लड का काम करें तो वो ऑक्सीजन कैरी तो करता ही है, साथ में डिफेंस भी करता है, उसके अलावा न्यूट्रिशन कैरी भी करता है। मतलब टिश्यू लेवल पे सेल का सारा फीचर तो होता ही है, सेल का सारा फीचर तो होता ही है। उसके अलावा टिश्यू में कुछ नए फीचर भी जनरेट होते हैं, टिश्यू में कुछ नए फीचर भी जनरेट होते हैं, ठीक है। और ये जो नया फीचर जनरेट होता है टिश्यू में, ये किसी सेल से नहीं आता बल्कि इन सेल के आपस में इंटरेक्शन से आता है। मतलब सिर्फ आरबीसी होता तो कुछ नहीं करता, लेकिन आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट से सब मिलकर ब्लड को कुछ और भी बोलते फीचर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ऐसा बोलते हैं, इंटरैक्शन ऑफ सेल्स प्रोवाइड न्यू फीचर टू टिश्यूज, ठीक है। इंटरैक्शन ऑफ सेल्स प्रोवाइड न्यू फीचर टू टिश्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। टिश्यू में कुछ नया भी होता है और वो नया अपने आप नहीं आता बल्कि इंटरैक्शन से आता है। सेलुलर लेवल पे जो इंटरैक्शन होता है उससे टिश्यू में कुछ नया बन के आता है। उसी तरह टिश्यू में आपस में जो इंटरैक्शन होता है उससे ऑर्गन लेवल पे कुछ नया बन के आता है, कुछ ऐसा फीचर जो किसी भी सेल के पास नहीं हो लेकिन टिश्यू के पास हो, ठीक है। उसी तरह कुछ ऐसा फीचर जो किसी भी टिश्यू के पास नहीं हो लेकिन ऑर्गन के पास हो, समझ रहे हो? जैसे कोई भी टिश्यू फूड स्टोर नहीं कर सकता, लेकिन बहुत सारा टिश्यू आपस में मिलकर एक सैक-लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है जिसको आप स्टमक के नाम से जान रहे हो, और वो फूड स्टोर कर रहा है। समझ रहे हो बात? यस। ठीक। चलिए, तो अब एक लाइन जो हम स्पेशल है उसको लिखवा दें। अच्छा हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो छूट ही गया। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हर जगह होता है, इसलिए इट इज ऑल्सो अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। सब लोग लिख भी रहे हो ना साथ में कि केवल हम ही लिख रहे हैं? भैया हाँ लिख रहे हो, बिल्कुल। प्रीति तुम्हारा कोई आवाज नहीं आ रहा है? लिख रहे हैं भैया। हाँ ठीक, इंटरैक्ट तुम भी करते ही रहना। तुम्हारा ठीक है माइक ऑन है लेकिन उधर से कोई आवाज नहीं आ रहा, तुम भी इंटरैक्ट करो, बोलते रहोगी बात करते रहोगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी हम लोग समझ लिए। अब हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे, कॉन्शियसनेस। हटाएं इसको कि लिखना है अभी? लिख रहे हैं। लिख रहे हैं सर, बताइए। ठीक, रुक जाइए भैया 2 मिनट। ठीक है, जल्दी से लिखो। चलो, अगला टॉपिक इज कॉन्शियसनेस। देखो, ये भी एक यूनिक फीचर ऑफ लिविंग है, ये भी लिविंग का यूनिक फीचर है, ठीक है। मतलब आप इसको भी
कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोल सकते हो, इसको भी आप कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोल सकते हो। बोल सकते। ठीक है, कॉन्शियसनेस का मतलब क्या? कॉन्शियसनेस का मतलब बताओ। होशो आवाज। नहीं, अवेयर ऑफ आवर सराउंडिंग। मतलब वही बेहोश हो जाते तो कुछ ऐसा पता नहीं रहता है, लेकिन होश में रहता है, कॉन्शियस में कुछ पता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप अपने सराउंडिंग से अवेयर हैं कि आपके सराउंडिंग में क्या चेंज हो रहा है और उससे आप पे क्या असर पड़ेगा, देन यू आर कॉन्शियस। और ये सिर्फ हम में ही नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम ही लोग को गर्मी लगता है तो हम लोग पंखा चलाते हैं, एसी चलाते हैं, और ठंडा लगता है तो गर्म कपड़ा पहनते हैं, ऐसा नहीं है। जानवरों में भी होता है, यहाँ तक कि प्लांट्स में भी होता है। प्लांट्स में तो लिविंग है ना, प्लांट्स में कॉन्शियसनेस का कोई एग्जांपल हो तो जल्दी से। सुई में प्लांट जो होता है ना सर, वो वाला। बिल्कुल, उसका साइंटिफिक नेम मिमोसा पुडिका। वेरी गुड, मिमोसा पुडिका। मिमोसा पुडिका और टच मी नॉट। उसके अलावा इसका और अच्छा एग्जांपल है, जैसे देखो बेंडिंग ऑफ प्लांट्स टुवर्ड्स लाइट। हाँ, लाइट की तरफ एग्जाम। आखिर प्लांट को पता सनफ्लावर, तो, हाँ बिल्कुल, सनफ्लावर। मूनफ्लावर। मूनफ्लावर कौन बोला? चाइना। 10 में था सर, टेक्सटाइल रिस्पॉन्स बुक टू में। स्टिमुली हो गया ना। तो रिस्पॉन्स टू स्टिमुली का मतलब क्या? आप अपने सराउंडिंग से अवेयर हैं। हाँ, आखिर प्लांट को पता तो चल रहा है ना कि सन किस तरफ है, तभी तो बेंड कर रहा है। सनफ्लावर को पता चल रहा है कि सन किस तरफ मुड़ा हुआ है, इसीलिए उस तरफ मुड़ गया। तो कहने का मतलब कि वो अपने सराउंडिंग के लिए अवेयर है, और अगर वो अवेयर है मींस कि वो कैसा है? कॉन्शियस है। सेंसस है वो। बिल्कुल, अगर उसको पता चल रहा है मतलब वो कॉन्शियस है। कंसील। ठीक है। अच्छा, क्या यूनिसेलुलर में कॉन्शियसनेस देखने को मिलता है? हाँ, जैसे कोई हाँ। एग्जांपल? अमोएबा को पता चल जाता है उसका खाना आसपास है तो वो खा लेता है। आसपास उसका खाना रहता है तो वो उसको बिल्कुल। अरे पता यार, चल जाता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, क्या खाना तो खाता ही है, फूड इंटेक तो करता ही है। हाँ, आखिर उसको पता कैसे चलता है कि फूड कहाँ है? कॉन्शियस है तभी तो पता चलता है कि अच्छा मेरे आसपास हाँ, कुछ है या नहीं है। समझ रहे बात? तो वो भी कॉन्शियस हाँ, होता है। नर्वस सिस्टम का होगा ना। हाँ बिल्कुल। अच्छा, इसमें सेंसरी भी एक नर्व। एक्सेप्शन टाइप का है, वो क्या? है स्टारफिश। कोमा लाइन पर्सन, वैसा आदमी जो कोमा में हो। ठीक है, जो कोमा में होता है उसके अंदर कोई कॉन्शियसनेस नहीं होता, कुछ भी वो नहीं दिखाता, यहाँ तक कि उसका ब्रेन तो पहले से ही डेड होता है। ठीक है, उसका लंग्स, उसका किडनी, वो सब तो काम करता है ना सर। ऐसा नहीं कुछ करता तो है काम, क्या? लंग्स तो काम करवा करता ही है, कर, सांस फिर कैसे लेगा? जी नहीं, कुछ भी काम नहीं करता। करवाना पड़ता है, बिल्कुल करवाना करवाना पड़ता पड़ता है है। हम मशीन। लोग वेंटिलेटर्स यूज करते हैं, हेमोडायलिसिस करते हैं। ठीक है, ये हम लोग मशीन से करवाते हैं, उसका बॉडी खुद नहीं करता। ठीक है, हम लोग सांस खींचते हैं और वेंटिलेटर सांस कोमा लाइक पर्सन के लंग्स तक पहुंचाता है, दोनों में डिफरेंस है। हम खुद से कर रहे हैं, और ये जो वेंटिलेटर मशीन जो है वो खुद से नहीं कर रहा, वो जिसको भी लगाया जाता है वो खुद से नहीं कर रहा होता, बल्कि हम पहुंचाते हैं जबरदस्ती उसके लंग्स तक, ठेलते हैं हवा को। ठीक है, वहां तक जैसे ही ऑक्सीजन पहुंच गया फिर तो वो तो अपने आप डिफ्यूज कर जाएगा, लेकिन वो आदमी खुद से हवा खींचता नहीं है। ठीक है, समझे बात को? समझे दिक्कत है? प्रीति, तुम्हारा ही कोई हार्ट का काम करता होगा ना भैया? क्या? समझ गए बोलो बस। भैया? तो पंप करता है। हार्ट तो पंप करता होगा ना भैया? हार्ट पंप करता, हाँ हार्ट पंप करता है। हार्ट भी पंप नहीं करेगा फिर तो दिक्कत है ना। हार्ट पंप करता है, ये तो गया। हार्ट पंप करता है। तो मर ही जाएगा। बिल्कुल वही बात, ऐसे भी मरा हुआ तो है ही ना। ये देखो, हाँ, मरा हुआ है। ब्रेन डेड तो वो दिल है ही। धड़क रहा है।
तो ऐसे आदमी को आप लिविंग बोलोगे या डेड बोलोगे, ये खास बात है। क्वेश्चन ये है कि क्या ये लिविंग लिविंग है या डेड है। लिविंग नहीं, लिविंग ही नहीं है। डेड है भैया। हाँ, लिविंग नहीं है तो डेड है। कैसे नहीं होगा? मुर्दा इंसान है सर। नहीं, ये ना तो वो लिविंग भैया है। भैया पर वो सुन सकता है ना? नहीं, ऐसा तो मशीनरी है। वो उसको हम लोग नाइदर लिविंग बोलते हैं नॉट नॉट डेड है। नॉट डेड बोलते हैं। नॉट डेड। मतलब हो सकता है कि कभी वो जिंदा हो जाए या हो सकता है कि वो मर जाए। आप उसको ना तो लिविंग कर सकते हो ना ही उसको डेड कर सकते हो। समझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। कोमा लोइंग पर्सन को आप ना तो लिविंग बोल सकते हो और ना ही डेड। डेड। दोनों के बीच में होता है, बिल्कुल वायरस टाइप से। ठीक है, मतलब जिंदा भी हो सकता है, मर भी सकता है। हाँ हो सकता है कि कभी वो कोमा से बाहर आ जाए, वायरस जिंदा हो टाइप जाए। मत कहिए, वायरस की जैसे तो बिल्कुल भी नहीं होता है। उस कंडीशन में वो वायरस ही हो जाता है। उस कंडीशन में वो वायरस ही हो जाता है कि कब हो सकता है कि लिविंग हो सकता है डेड हो जाए। आपको नहीं पता उसका क्या होना है। ठीक है, इसलिए आप नहीं कर सकते। ठीक है, चलो अब एक चीज और बताओ, यहाँ तक तो ठीक है। आप इसको लिखना नहीं लिखे, लिख लियो नहीं लिखो, जल्दी बोलो। नहीं लिखे। नहीं लिख। चलो हम लोग कॉन्शियसनेस का बात कर लिए थे। एक और टर्म आता है कॉन्शियसनेस की तरह ही, दैट इज सेल्फ। देखो कॉन्शियसनेस का मतलब क्या बताए थे कि ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग के लिए अवेयर होता है, यही बताया था ना। कॉन्शियसनेस मींस ऑर्गेनिज्म इज अवेयर ऑफ इट्स सराउंडिंग। लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है? सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। ठीक है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने, चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। सेल्फ कॉन्शियसनेस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। सेल्फ कॉन्शियसनेस मीन्स कि ऑर्गेनिज्म इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। कॉन्शियसनेस का मतलब था ऑर्गेनिज्म इज अवेयर ऑफ इट्स सराउंडिंग। सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब है ऑर्गेनिज्म इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। इसमें डिफरेंस क्या है? और देखो खास बात देखो, अगर हम किसी और को जान रहे हैं, अगर हमारे आसपास क्या हो रहा है, जैसे सनलाइट की तरह ये समझ में अगर हमको आ रहा है तो वो हमारा कॉन्शियसनेस है। लेकिन हम सनलाइट की तरफ ग्रो कर रहे हैं, अगर हमको ये भी समझ में आ रहा है तो मेरा सेल्फ कॉन्शियसनेस। ठीक है, खास बात याद रखो, सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन में मिलता है। सेल्फ कॉन्शियसनेस किसमें मिलता है? ह्यूमन में, सिर्फ ह्यूमन में। ह्यूमन के अलावा Human में। किसी और ऑर्गेनिज्म में सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं मिलता है। ठीक है, तो क्या ये नहीं यूनिक मिलता। फीचर है? प्लांट्स मतलब में नहीं उसको होता पता नहीं है। रहता। नहीं, सिर्फ हम ही ऐसे हैं जिसे पता होता है हमारे साथ क्या हो रहा है। हमारे अलावा कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपने सराउंडिंग के बारे में तो जान रहा है कि उसके आसपास क्या हो रहा है, लेकिन उसके साथ क्या हो रहा था ये उसको नहीं पता। ठीक है, अपने बारे में सोचना इज सेल्फ कॉन्शियस। जैसे भैया किसी को अगर बोलो। उसका अगर अंदर से तबीयत खराब है तो उसको पता नहीं चलेगा। तबीयत खराब है किसी जानवर का तो उसको देखो पता नहीं चलेगा। जानवर का तबीयत खराब है उसको ये पता चलेगा, लेकिन उसको ये पता नहीं चलेगा कि हो सकता है इस तबीयत खराब होने की वजह से अगर हम इलाज नहीं कराए तो मर जाएंगे। समझे बात? वो उसको जो ओ, चेंज हो रहा है उसके आसपास में वो उसको पता है, तबीयत खराब हो पा रहा है, दौड़ नहीं पा रहे हैं, ये उसको पता चल रहा है। लेकिन उसका और क्या हो सकता है, क्या नहीं, मान लो कैसे मेरे ठीक साथ होंगे क्या वो हुआ पता था, नहीं है। ऐसा उसको कुछ नहीं पता। ठीक है, तो ये यूनिक फीचर नहीं होता है, याद रखो, ठीक है भैया। ये यूनिक फीचर नहीं होता है। तो अगर आपसे पूछ दे नहीं होता। यूनिक फीचर तो आप क्या बोलोगे? कॉन्शियसनेस यूनिक यस, फीचर होता नहीं होता? यस और नो? कॉन्शियसनेस। जल्दी बोलो। यस होता है। कॉन्शियसनेस यूनिक फीचर नहीं होता है। यूनिक फीचर Consciousness- कॉन्शियसनेस नहीं होता है।
होता सेल्फ है। का सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है। उल्टा बोल रहे हो तुम, उल्टा बोल रहे हो, समझे? सेल्फ कॉन्शियसनेस यूनिक फीचर नहीं होता है, और कॉन्शियसनेस यूनिक फीचर होता है। अभी ठीक है? यूनिक नहीं। होता है। ठीक है, हाँ चलो हाँ आगे भैया। बढ़ते हैं। देख ले कुछ छूट तो नहीं रहा ना। इस लाइन को भी लिख लो, इस लाइन को भी लिख लो, फिर हम एक बार बुक देख लेते हैं, छूट तो नहीं रहा। लिख ली सब लोग? हाँ भैया। अभी लिखे नहीं है सर। लिखो लिखो, जल्दी से लिखो फिर। ऐसे तो बुक में दिया हुआ है, छोड़ दो। बुक में तो दिया हुआ है, बट फिर भी लिख लो, जब सब लोग लिख ही रहा तो तुम क्यों लिख रहे हो? वो अंडरलाइन कर दिया मतलब। सर क्या बोले थे? सेल्फ कॉन्शियसनेस यूनिक फीचर नहीं है। नहीं, सेल्फ कॉन्शियसनेस से याद करते आगे। वो मेरे को बोल रही थी कि आ गए, हम उससे पूछे तो वो एवरीवन पे मैसेज कर दी। क्या बात, ठीक। डाइवर्सिटी, तो डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है पढ़े तो? वेराइटी। क्या मतलब होता है डाइवर्सिटी का? डाइवर्सिटी मतलब होता है कि वेराइटी, जितने Variety. टाइप्स का ऑर्गेनिज्म इस लिविंग वर्ल्ड में मिलता है उसको हम लोग डाइवर्सिटी बोलते हैं। अलग अलग स्पीसीज अगर मिलेगा, जितना ज्यादा तरह का स्पीसीज मिलेगा, हम बोलेंगे डाइवर्सिटी उतना हाई है। समझ रहे हो? जितना ज्यादा तरह का मिलेगा हम बोलेंगे डाइवर्सिटी उतना हाई है। तो ये बात हमेशा दिमाग में रखना, डाइवर्सिटी ज्यादा हाई है। जितना टाइप्स मिल गया उतना अधिक डाइवर्सिटी होगी। अच्छा, यहाँ पे एक दो सर पॉइंट एक बार फिर एक्स्ट्रा से भी। बोलिए तो। क्या डाइवर्सिटी? क्या पूछ रहे हो? हाँ हाँ, डाइवर्सिटी। देखो लिख दिए। वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पे 2 पॉइंट एक्स्ट्रा है। सबसे पहला पॉइंट, प्रिडिक्टेड नंबर ऑफ टोटल स्पीसीज ऑन अर्थ। प्रिडिक्टेड, 1.7 to 1.8। रुक जा रुक जा रुक जा, साथ में कौन इंजीनियरिंग कर रहा है? हटाओ उसको। इट इज 5 to 50 मिलियन। कितना? 5 to 50 50 मिलियन। million. ठीक है, ये प्रिडिक्टेड है। क्या है? प्रिडिक्ट है। ऐसा हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम तो इतने तरह का organism नहीं, Predicted. इतना तरह का स्पीसीज है, देख लो अभी इतना तक तरह तो का सर स्पीसीज। 1.7 to 1.8 मिला है। देखते हैं। तो 1.7 to 1.8 अभी तक मिला ही है। हाँ, अभी और बहुत मिलना बाकी है। और देखो, कोई साइंटिस्ट बोला कि इस अर्थ पे 5 मिलियन स्पीसीज है, कोई बोला 50 मिलियन है, बट एवरेज नंबर ऑफ प्रिडिक्टेड स्पीसीज, एवरेज नंबर इज 14 मिलियन। ठीक है, ऑन एन एवरेज सारे साइंटिस्ट लोग इस बात पे तैयार हैं कि ऑन एन एवरेज 14 मिलियन स्पीसीज तो इस अर्थ पे रहता ही रहता है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट, और टैक्सोनॉमिकली नोन स्पीसीज कितना है? टैक्सोनॉमिकली 1.7 to 1. 1.7 to 1.8।
बिल्कुल 1.7 to 1.2 1.7 to 1.8। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टैक्सोनॉमिकली नोन, टैक्सोनॉमिकली नोन मतलब हम इसको ढूंढे और इसका नाम भी रख चुके हैं, इसका नेमिंग हो चुका है। कौन सा नेमिंग? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर। कौन दिए थे? जल्दी बोलो, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कौन दिए थे? डार्विन। डार्विन। चार्ल्स डार्विन। अच्छा, कार्लस लिनियस, कार्ल वॉन लिन। ठीक है। और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है हाँ कि साइंटिफिक नेम Biological name. ऑफ किसी को all the organism will contain two words। ठीक है, उसमें से दो वर्ड होगा, सॉरी हाँ, दो वर्ड होगा। इसमें से फर्स्ट वर्ड क्या बताएगा? जीनस का नाम। general और one. और सेकेंड वर्ड क्या बताएगा? स्पीसीज का नाम। क्या बताएगा? स्पेसीज। बताएं। स्पीसीज का नाम। ये हमेशा याद रखना। Species का नाम. पहला वर्ड जीनस बताता है, दूसरा वर्ड क्या बताता है? दूसरा वर्ड क्या Species. बताता है? स्पीसीज। जेनस के नाम को Species. जेनरिक नेम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेनरिक। जेनरिक Generic. नेम और स्पीसीज के नाम को, कंटिन्यू स्पीसीज के नाम को, Specific epithet. वेरी गुड, स्पेसिफिक एपिथेट भी बोलते हैं। ठीक है, चलो फटाफट से इतना लिखो जल्दी से। अगला आईडी होगा हमारा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। कौन दिए थे इसके बारे में? तुम लोग बात कर ली, कौन दिए थे? जल्दी बोलो, कौन दिए थे? बिल्कुल, कार्लस लिनियस। Carlos Linnaeus. इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ Father of टैक्सोनॉमी। कौन है जो बोल भी नहीं पा रही सही से? ये जानबूझ कैसे बोल रही है? कौन भैया? वही तो पूछ रहे, कौन है जो ऐसे बोल रहा है? हम पूछ रहे हैं। कार्लस लिनियस, CARLOUS होता है। इसका स्पेलिंग में हम कंफ्यूज है। ठीक है, कोई नहीं। कार्लस लिनियस, इनका एक्चुअली में ना पूरा नाम था कार्ल वॉन लिन। तो कोई साइंटिस्ट इनसे बोला कि भाई आप सारे ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम को बोले कि नहीं, दो वर्ड में ही रखना है, और अपना नाम ही 3 वर्ड में रखे हुए हैं। उसके बाद ये अपना नाम 3 वर्ड से बदल के 2 वर्ड में कर लिए, कार्लस लिनियस। ये उनका एक्चुअल नाम था। ठीक है, ये बोले कि सारे ऑर्गेनिज्म का नाम 2 वर्ड में होगा, 2 वर्ड में होगा। फर्स्ट वर्ड किसका होगा? जीनस का। और सेकेंड वर्ड किसका होगा? स्पीसीज का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सेकेंड वर्ड होगा स्पीसीज का। ठीक है, सेकेंड वर्ड होगा स्पीसीज का। खास बात ये है ना कि ये जो वर्ड का नाम लिखने का जो तरीका है, ये हम लोग डिसाइड नहीं करते, या कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता। ठीक है, ये जो नाम लिखा जाता है, ये ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर्स लिखा जाता है। हम सबसे पहले कोई नए ऑर्गेनिज्म को ढूंढते हैं, उसके बाद उसका कैरेक्टर देखते हैं, उसके कैरेक्टर के हिसाब से उसका नाम रखते हैं, और उसका नाम रखने का जिम्मेवारी ग्रुप्स का है। ठीक है, पहला ग्रुप है उस तरह का ICBN. ICZN। इसका पूरा नाम बताओ। International Code of Zoological बोलो। Nomenclature. वेरी गुड।
इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये क्या करता है बाबू? जितना भी एनिमल है बिल्कुल, गिव्स नेम टू उसका एनिमल, नाम निकालता है। नाम साइंटिफिकली उसको रिकॉग्नाइज करता है। कोई भी साइंटिस्ट अगर नाम रखा किसी जानवर का, ये जो साइंटिस्ट पहली बार किसी जानवर को ढूंढता है ना, उसका हक होता है कि आप उसका नाम रखिए, ठीक है। और वो जो नाम रखे ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर्स, उसको ICZN ग्रुप ऑफ है, ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट है, ये बोलो कमिटी ऑफ साइंटिस्ट है, जो कि उसको परखता है कि क्या जो नाम आप रखे वो सही है या नहीं सही है। अगर सही है तो उसको रिकॉग्नाइज कर देता है, और अगर सही नहीं है तो फिर उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता, ठीक है। नहीं करता। हाँ, फिर उसको हटा देता, दूसरा नाम दिया जाता है। इसी तरह का दूसरा ग्रुप है ICBN। ICBN इज इंटरनेशनल कोड ऑफ, Botanical. वेरी गुड, बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ये किसको नाम देगा? Plant. प्लांट। प्लांट के लिए। ठीक है, हमको लगता है आपके एनसीईआरटी में सिर्फ यही दो पढ़ना है, होता तो बहुत सारा है। ICNCB, ICVN, इस तरह से। वायरस के नोमेनक्लेचर के लिए अलग, कल्टीवेटेड प्लांट्स के नोमेनक्लेचर के लिए अलग, ठीक है। तो अलग अलग ग्रुप्स के लिए अलग अलग होता है, और ये ध्यान में रखना है, अलग अलग ग्रुप्स के लिए अलग अलग नाम रखने के लिए होता है। तो इसलिए एक पे सब कुछ नहीं है, यहाँ तक कि प्लांट्स के लिए दो है, एक तो नॉर्मल प्लांट्स के लिए और एक होता है INCLB, इंटरनेशनल कोड ऑफ कमिटी फॉर इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट्स, ऐसा होता है ICNCB। बट खैर वो आपके एनसीईआरटी में नहीं, तो आप सिर्फ ये दो ही याद रखेंगे, ठीक है, ये दो ही याद रखेंगे। इतना फटाफट लिखो, फिर हम लोग रूल्स देखते हैं, रूल्स क्या क्या होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। रूल्स फॉर राइटिंग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। रूल्स फॉर राइटिंग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का एक पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल तो ये है कि यहाँ जो भी वर्ड होता है, जो भी नाम होता है, वो या तो लैटिन में होता है, लैटिन इज अ लैंग्वेज, एंड खास बात है कि दिस इज अ डेड लैंग्वेज। कोई बता सकता है डेड लैंग्वेज का मतलब क्या? मतलब उसको कोई ना बोलता है ना पढ़ता है। नहीं। और कोई? अब उसका यूज नहीं होता है। और कोई? का मतलब नहीं होता। उसका मतलब नहीं होता है। अब पहले अच्छा, ऐसा। और कोई? जो डेड होता है। अरे वाह, एकदम करेक्ट आंसर। अरे डेड लैंग्वेज का मतलब होता है वैसा लैंग्वेज जिसमें जो भी वर्ड पहले से था वो फिक्स हो गया, अब उसमें कोई भी नया वर्ड ऐड नहीं हो सकता। जैसे देख, सुनते होगे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में कुछ नया वर्ड ऐड हुआ या लेटेस्ट एडिशन है, मतलब इंग्लिश ये सब में वर्ड और ऐड हो सकता है, हिंदी में और वर्ड ऐड हो सकता है, उर्दू में और वर्ड ऐड हो सकता है, लेकिन लैटिन में और वर्ड ऐड नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये फिक्स हो जाता है। अच्छा, दूसरा बात, सिर्फ यही नहीं, इसमें जो स्पेलिंग्स होता है, स्पेलिंग्स, ये भी चेंज नहीं कर सकता, चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। नहीं। स्पेलिंग भी चेंज नहीं हो सकता, ये सब इसका खास बात है। तो इसमें जितना भी नाम होगा आप उसका वर्ड लैटिन से लोगे, ठीक है। जैसे मान लो हमको मैंगो का साइंटिफिक नेम लिखना है, बता दो जरा जल्दी से, मैंगो का साइंटिफिक नेम। मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका। वेरी गुड। तो इसमें ये जो दोनों वर्ड्स है ना, दोनों वर्ड्स, इनका रूट मतलब इसको डिराइव हम लोग जरूर लैटिन से किए होंगे, लैटिन लैंग्वेज से, या तो लैटिन लैंग्वेज से डिराइव किए होंगे, या फिर जिस भी लैंग्वेज से आप इस वर्ड को लिए आप उसको लैटिनाइज करेंगे, ठीक है। लैटिनाइज मतलब लैटिन में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे?
लैटिन में कन्वर्ट लिखने का स्टाइल कन्वर्टेड तो सर बोलो। सर लिखने का स्टाइल तो इटैलिक में होता है। अभी वो अगला रूल होगा, पहले इतना सुनो ना। हो गया। उसके बाद नेक्स्ट रूल होता है कि इसको जब हम लोग प्रिंट करते हैं तो हमारा जो फॉन्ट होना चाहिए वो होना चाहिए इटैलिक्स, ठीक है। और अगर आप इसको हाथ से लिखते हो, व्हेन हैंड रिटन दे मस्ट बी सेपरेटली अंडरलाइंड, ठीक है। तो अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो किस फॉन्ट में प्रिंट करेंगे? इटैलिक्स में। और अगर हाथ से लिखेंगे जो अगर हैंड रिटन हुआ, जैसे आप लिखते हो। हाँ बिल्कुल जैसे हम लिखे हैं, तो उनको सेपरेटली अंडरलाइन, मतलब ये दो लाइन ज्वाइन नहीं सकता, ये इसको हम ज्वाइन नहीं कर सकते, अलग अलग ही रहेगा। समझ रहे हो दिक्कत है? समझ रहे हैं। इटैलिक्स मतलब इटैलिक्स कैसे लिखा है भैया? इटैलिक्स प्रिंट जब करना होगा, जब प्रिंट करेंगे ना, मशीन से जब प्रिंट जब करेंगे, कंप्यूटर से जब आप लिख रहे हो तो उस वक्त इटैलिक्स करना होता है। इटैलिक्स मतलब थोड़ा सा तिरछा ऐसे, मान लो नॉर्मली हम बायोलॉजी लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, और अगर इटैलिक्स में होगा तो ऐसे हो जाएगा। अच्छा, कंप्यूटर के हिसाब से, हमारे हिसाब से नहीं। अगर हम हाथ से लिखेंगे तो उसको सेपरेटली अंडरलाइन करना है। व्हेन हैंड रिटन दे मस्ट बी सेपरेटली अंडरलाइन। समझे? फटाफट यहाँ तक लिखिए। हाँ भैया। देखो अगला है हमारा, दो रूल हम लोग देख लिए, तीसरा रूल हमारा है, अरे यार कुछ ज्यादा ही उधर चला, हमारा थर्ड रूल। पहला रूल क्या बोला था? जल्दी जल्दी बताना, पहला रूल क्या था? लैटिन लैटिन ठीक है, वेरी गुड। दूसरा रूल प्रिंट प्रिंट इटैलिक और में हैंड रिटन जो होगा अंडरलाइन किया जाएगा सेपरेटली। तीसरा रूल सुनो, इसमें जो, अच्छा ये भी एक रूल ही था कि पहला वर्ड हमेशा किसका होता है? जीनस का। दूसरा वर्ड कैपिटल स्पीशीज का, ये भी एक रूल है। और चौथा रूल ये है कि जीनस का नाम, जीनस नेम शुड स्टार्ट इन कैपिटल, ठीक है। जीनस नेम शुड स्टार्ट इन कैपिटल while species name will be started in small letter, ठीक है। जीनस का नाम किस में होगा? कैपिटल में, और स्पीशीज का नाम कैपिटल से स्मॉल, ठीक है। जीनस का नाम कैपिटल में और स्पीशीज का नाम स्मॉल लेटर में। स्मॉल। उसके बाद एक और चीज, पहले कलर चेंज करने दो। नेम ऑफ ऑथर, देखो हम बताए थे कि जो भी साइंटिस्ट पहली बार किसी नए स्पीशीज को ढूंढते हैं, ये उनका ही हक है, उन्हीं का ये यूं बोलो कि आप प्रायोरिटी है कि आप ही इसका नाम भी डिसाइड करेंगे, ठीक है। नाम डिसाइड कौन करता है? जो साइंटिस्ट नए स्पीशीज को ढूंढता है। तो जो साइंटिस्ट नाम को ढूंढ और स्पीशीज ढूंढा और उसका नाम लिखा, उस साइंटिस्ट का नाम भी लिखा जाता है, ठीक है। उस साइंटिस्ट का नाम भी लिखा जाता है, और उसका साइंटिस्ट का नाम इज रिटन इन लास्ट। पहले आप उसका जीनस का नाम लिख लोगे, ठीक है। पहले आप उसका जीनस का नाम लिख लोगे, उसके बाद आप उसका स्पीशीज का नाम लिख लोगे, और लास्ट में किसका नाम लिखोगे? ऑथर। नेम ऑफ द ऑथर या साइंटिस्ट। नेम ऑफ द ऑथर या साइंटिस्ट लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। ऑथर या साइंटिस्ट का नाम लास्ट में लिखेंगे। और इसका खास बात ये है ना, इसका खास बात ये है कि जो भी साइंटिस्ट का नाम हम लोग लिखते हैं वो हम फुल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। फुल फॉर्म, जैसे मान लो
मैंगो का एग्जांपल लेते हैं। मैंगो को सबसे पहले डिफाइन किए थे लिनियस, ठीक है। तो आप इसका साइंटिफिक नेम ऐसा लिख सकते हो, मैग्नीफेरा इंडिका लिनियस, ठीक है। खास बात देखो, इसको अंडरलाइन नहीं करते हैं, ध्यान देना, इसको अंडरलाइन नहीं करते हैं। नहीं कर इसको फुल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, साथ में इसको एब्रिविएटेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। एब्रिविएटेड फॉर्म मतलब आप इस पूरे लीनियस के बदले सिर्फ लिन भी लिख सकते थे, ठीक है। ये हो गया एब्रिविएटेड फॉर्म। तो खास बात है, इसको भी अंडरलाइन अगर एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखेंगे फिर भी अंडरलाइन नहीं करेंगे, नहीं कर ठीक है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जिसको हम अपने टाइम में खूब गलती करते थे, ये क्या है जरा बताना, किसका नाम है? जीनस का, स्पीसीज का? जीनस जीनस का। ये किसका नाम है? स्पीशीज स्पीसीज का। Species. इन दोनों को मिला के बोलते हैं किसका नेट धोखा देने लगा, किसका नेट धोखा दे रहा है? देखो, और अगर तुम उसमें सिर्फ अगर तुम इन दोनों का बात करो, जीनस का नाम और स्पीसीज का नाम, तो उसको मिला के बोलेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। और अगर आप जीनस का नाम, स्पीसीज का नाम और साइंटिस्ट का नाम तीनों को मिला लो तब इसको बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, सब बोलिए ना, सबको म्यूट करने, एकदम हाँ, अजीब आवाज आ रहा है। सब लोग म्यूट कर लो, नेट अच्छे तुम लोग से का काम नहीं कर clear रहा आ रहा है। है। सब लोग म्यूट कर लो, तो नेट किसी का कनेक्शन ठीक नहीं है, इस वजह से ऐसा आवाज आ रहा है। अभी ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलो देखो, तो अगर साइंटिस्ट मतलब स्पीसीज, जेनस का नाम, स्पीसीज का नाम और साइंटिस्ट का नाम तीनों को एक साथ लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? बाइनोमियल इपिथेट। और अगर सिर्फ जीनस का नाम और स्पीसीज का नाम होता तो साथ में उसको क्या बोलते हैं? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। या कोई दिक्कत है यहाँ तक? जल्दी से लिखो और बताओ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।